द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं रोहित शर्मा जी और कराची से मौजूद हैं मेजर नदीम साहब। मेजर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाह रहा हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में जो अनरेस्ट पाई जा रही है और एक हफ्ता हो गया उसको। अब उससे पहले आपका बड़ा चर्चा है आजकल इंडिया में खास तौर पे कि अर्नब गोस्वामी के शो में आपने एक गन लहराई, पिस्तौल लहराया, तो वो क्या कजिया था? क्यों आप इतने जज्बाती हो गए? असल में उसमें जो डॉक्टर अमजद आता है, ये एक तो जिन्ना के बारे में गलत बातें कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में। दूसरी बात जो कर रहा था वो हमेशा कभी पहले बलोची बन के आता है, अब वो पीओके का बन के आ गया। तो मैंने कहा यार, तुमने तो मेरे साथ इतने प्रोग्राम किए जिसमें तुम बलोची बने रहे कि मैं बलोच हूँ, ठीक है। अब तुम जनाब ये पीओके के बन के आ गए, तुम आखिर तुम्हारी सुनात है क्या? व्हाट आर यू? तुम हर दफा तुम तो फ्रॉड हो। तुम इस तरह वो जिना के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे फिर गुस्सा चढ़ा कि ये काफ़ी देर से इस तरह की बदतमीजी कर रहा था। तो नॉर्मली ये पास पड़ा होता है, जैसे भी आपको दिखाया कि ये रिवॉल्वर है, तो ठीक है ना। तो ये रिवॉल्वर है, ये तो ये नहीं था उस दिन। और ये ब्रेटा है, सारी दुनिया जानती है ब्रेटा डालेंगे तो ये हमारे पास ये हमें मिलती है, जिसका मैगजीन होता है ये फौज से। तो ये मैं अपने साथ रखता हूँ हर वक्त, क्योंकि आपको पता है ये फौजियों के ये जेवर है। तो मैंने फिर उसको, मुझे गुस्सा चढ़ा कि मैं ये जो कैमरा ऐसी को उड़ा हाँ, तो बहरहाल इस तरह से वो कभी कभी गुस्सा आ जाता है इंसान को। तो ये आपने खुद खरीदा है या आपको सरकारी तौर पर मिला था ये पिस्तौल जो है? ये सरकारी तौर पे मिला है। अच्छा, चलें अब हम मौजू की तरफ आते हैं। तो 5 जून को पाबंदी लगी थी एक्शन कमेटी पे एजेके में, तो उसके बाद किसी उनका लीडर का बयान जो है हमारे मीडिया पे नहीं सुनवाया गया। तो ये क्या है कि उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई और फिर आप मीडिया में उनको आने नहीं दे रहे? साथ ही फैसल राठौर जो एजेके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं। अगर वो टेररिस्ट हैं तो फिर उनसे क्या बातचीत करनी? और अगर वो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रेशर ग्रुप है, तो फिर उनका मौकफ भी आना चाहिए। गवर्नमेंट का मौकफ तो आ रहा है, लेकिन उनका मौकफ नहीं आ रहा। उनकी पोजीशन जो है वो अपनी पोजीशन भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। जो चाहें आप इल्ज़ाम उन पे लगा दें, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हाउ डेमोक्रेटिक इज दिस, हाउ फेयर इज दैट कि आप एक पार्टी को बैन कर दें कि वो उनका मौकफ नहीं आ सकता। अगर आपका मौकफ जो है स्ट्रांग है, आपके पास अच्छे दलाइल हैं, तो फिर यू हैव ऑल द मोर रीजन टू इनवाइट देम एंड एक्सपोज देम। तो ये क्यों नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, जब आप किसी जमात को कलदम करार दे देते हैं, और ख़ासतौर पे आप देखिए कि इनके ऊपर जो चार्जेस भी हैं वो दहशतगर्दी के भी कुछ हैं कि इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाई की। और आप देखें कि इन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को टारगेट किया और उनको शहीद किया। ठीक है, सबसे पहले एक डीएसपी साहब शहीद हुए, आपको पता होगा, और इन्होंने उनके ऊपर फायर किया, और उसके साथ 4 पुलिस एहलकार और थे, वो शहीद किए। तो उसके बाद फिर बातचीत का गुंजाइश नहीं रहती। बातचीत की गुंजाइश उस वक्त तक थी जब तक ये, जिस तरह से आपने देखा कि ये अक्टूबर में, सितंबर में इनके साथ जो बातचीत हुई 25 में, तो वहाँ तक बिल्कुल सही था। सारे इनके मुतालबात मान लिए गए थे, और 38 मुतालबात में से 35 मुतालबात उसी वक्त मान लिए गए थे। और एक जो मुतालबा था मेन नशिस्तों का, उस पर उन्होंने कहा था कि जी एक हाई लेवल कमेटी हम बना लेंगे और इंशाल्लाह इसको भी हम मसले को रिजॉल्व कर लेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये रेफरेंस चला गया एजेके की, और उन्होंने कहा कि जी ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको चेंज नहीं कर सकते, 12 सीटों को एबॉलिश नहीं कर सकते जो उनका मुतालबा है। इसके लिए आपको एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास कराना होगा। तो ज़ाहिर है उस पर टाइम लगता है। गवर्नमेंट ने इनसे टाइम भी मांगा और गवर्नमेंट इनके साथ थी, लेकिन इनका जिस तरह का रवैया शुरू से रहा कि हर चीज़ हरीडली ये कर रहे थे, और इनको ये एहसास था कि जी आवाम इनके साथ है। बिल्कुल आवाम उनके साथ है। देखिए, आवाम यूटिलिटीज़ के ऊपर, जो सोशल मामलात के ऊपर हमेशा जो है वो कोई भी पार्टी जो आगे बढ़ेगी और उसके साथ बिल्कुल आवाम खड़ी होती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, सोशल कंडीशंस कैसी हैं। तो उसके लिए लोगों को जब रास्ता मिलता है
क्योंकि लोग काफ़ी हद तक मायूस हुए हैं, बल्कि मैं तो ये अपने प्रोग्राम के तवज्जो से तक कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में ये मसला है। और जब भी कोई ऐसी पार्टी, इवन इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई, तो लोग सब उसके पीछे चल पड़े कि शायद ये हमारा निजात दहिंदा होगा। बाकी जॉइंट एक्शन कमेटी है, आपने देखा कि ये ट्रेडर्स की और शॉपकीपर्स, इन्वेस्टर्स, जो सोशल सर्कल वाले लोग थे, सोशल वर्कर्स, उनकी एक तरह से इन्होंने एक ग्रुप बनाया, 31 लोगों की कोर कमेटी बनी और 2023 में ये इस्टेब्लिश हुई। अब इनसे बातचीत का इसीलिए अब मामला ख़त्म हो गया कि इन्होंने कोई मामला छोड़ा नहीं, आखिर तक जिद करते रहे। उन्होंने कहा जी हम तो 9 जून को पर धरना देंगे। जब 9 जून को धरना देंगे, और उससे पहले भी उन्होंने प्रोसेशन शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च होगा, ये होगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोलियां भी बरसा दी पहले दिन ही। तो उसके बाद फिर बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। अच्छा मेजर साहब, बात यही है ना कि ये स्टेट का मौकफ है। स्टेट ये कह रही है जी इन्होंने वायलेंस का आगाज किया, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से वायलेंस नहीं हुआ। और पहले जो उनके गाड़ी पे जो अटैक हुआ था, वो कहते हैं उनके उमर नज़ीर साहब हैं, वो उमर नज़ीर कश्मीरी, उन्होंने कहा कि उनके करीबी साथी शाह ज़ेब मारे गए थे, गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो बात यही है ना कि आपका मौकफ अगर स्ट्रांग है तो फिर आप दूसरों का मौकफ क्यों आने नहीं दे रहे? आपने उस पर पाबंदी लगाई हुई है, हमारा कोई टीवी चैनल उनका मौकफ नहीं दिखा रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। अब आप ये कहते रहे जी ये टेररिस्ट हैं, भाई उनका मौकफ जो है वो आप आने नहीं दे रहे। और हम तो देखिए इससे पहले भी जिससे हमें इख्तलाफ होता है उसको हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, नवाज शरीफ को भी कहा गया ये टेररिस्ट है, इसने जहाज अगवा किया था जिसमें आर्मी चीफ थे उस वक्त के जनरल मुशर्रफ थे। अब इमरान खान पे भी टेररिज्म के चार्ज लगे हुए हैं। तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं इससे इम्यून नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। हम तो जिससे इख्तलाफ होता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। और भाई उसको वो मंजूर पश्तीन को देख लीजिए, उसको भी हम कहते रहे। उसके खिलाफ जितनी चाहें आप बातें कर लें, इनको जी फंडिंग मिल रही है, इंडिया से मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है, इनको पता नहीं कहां कहां से मिल रही है। उन्होंने कहा भाई हम पे मुकदमा चलाओ अगर आपके पास कोई एविडेंस है। तो अब जो है ये हमने क्या किया है कि 4 सरगर्म रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया, जिसमें से शौकत नवाज मीर हैं जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर हैं इसके, बाकी लीडरों पे भी। तो भाई अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, जैसे फैसल राठौर ने कहा जो प्राइम मिनिस्टर हैं एजेके के, कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत तो पाबंदी लगाने से पहले करनी होती है ना। एक तरफ आप उनको टेररिस्ट भी कह रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम इनसे बात भी करना चाह रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी पे अगर कोई आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, कोई टिप ऑफ करता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो आप ये क्यों टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं? हमने क्या माजी से कोई सबक नहीं सीखा? ईस्ट पाकिस्तान में भी हमने इसी तरह की अप्रोच अपनाई थी और हमने कहा ये दहशतगर्द हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये बंगाली जो हैं। तो फिर बलोचिस्तान में भी हमने वही गलतियां दोहराई, अब एजेके में वही गलतियां दोहरा रहे हैं। व्हाई डोंट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स मेजर साहब? आपकी बात बिल्कुल वजह है, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जहाँ तक दहशतगर्द डिक्लेयर करने का ताल्लुक है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का है, रिवॉर्ड मनी रखने का ताल्लुक है, मैं इस सब को अच्छा नहीं समझता। ये बिल्कुल गलत है। ये लोग ना तो गद्दार हैं, ना ऐसी कोई दहशतगर्द हैं, और ना ही कोई इन्होंने कोई इंसर्जेंसी की मूवमेंट चलाई। ये तो एक सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट थी कि आप इनके जो यूटिलिटीज़ हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है सोशो पॉलिटिकल, उसको ठीक करें, और उसमें ज़्यादातर मुतालबात उनके जायज़ थे। तो ये बिल्कुल गलत है जो गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ शायद हरीडली किया गया, और इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व है, क्योंकि इनका ज़्यादा स्टेक नज़र आता है, क्योंकि इनका स्टेक डिस्टर्ब होता है जब ये मुतालबात माने जाते हैं। हालांकि एक दरमियानी रास्ता भी निकल सकता था, और आपकी बात बिल्कुल बजाय कि ये ताल्लुकात, ये जो बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए, उनको पहले दिन से डिक्लेयर कर दिया, और उनके ऊपर रिवॉर्ड मनी भी रख दी गई है। ज़ाहिर उनका अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, उन्होंने पुलिस को टारगेट किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उमर नज़ीर ने बताया कि जैसे उनका वो झांसे में लड़का, उसका उन्होंने कहा कि जी वो उसको पहले वो सबसे पहले शहीद हुआ। तो देखिए उसका मतलब ये तो नहीं कि आप कानून को हाथ में लेंगे। कानून तो वाले तो कर सकते हैं, लेकिन कानून के अलावा जो लोग हैं जिनका काम कानून इन्फोर्समेंट नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, वो इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। तो जब वो फिर उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाना
और एक की जगह 6 लोगों को शहीद करना, फिर चेक पोस्टों पर फायर करना, सीएमएच का घेराव करना, तो ये सारी चीज़ें देखें इंतहाई सीरियस नौइयत की है। फिर ये इलाका ही इंतहाई सीरियस नौइयत का है पूरा। ये एलओसी यहाँ से गुजरती है, हमारा बॉर्डर लगता है बिल्कुल इंडिया के साथ, ठीक है, और इंडिया के यहाँ पे स्लीपर सेल मौजूद हैं, इंडिया का रॉ यहाँ एक्टिव है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर है और एलओसी है, और हमारी दोनों कंट्रीज के दरमियान झगड़ा ही मैं समझता हूँ कि जो मेन इशू है वो है ही इसी जगह का। तो उस जगह के ऊपर इस तरह की जब सेंसिटिव चीज़ों को आप तारों को हिलाएंगे तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से तायद करता हूँ कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है, और इनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खोल रखना चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। जी रोहित जी, मुझे खुशी है कि मेजर साहब ने इस बात से इत्तेफाक किया कि पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है इस सिलसिले में। हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे एचआरसीपी के, वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे, आईए रहमान साहब। वो कहा करते थे कि 1971 में हमने सिग्नेचर कैंपेन शुरू की लाहौर में कि ये इशू जो है ईस्ट पाकिस्तान वाला पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि इतने बड़े शहर में हमें 30 लोग भी नहीं मिले थे जो उस पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार होते। तो अनफॉर्चुनेटली अब फिर हम जो है उसी तरह के एक मसले में घिरे हुए हैं। और कल बीबीसी की एक रिपोर्ट थी कि कम से कम 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, जिनमें से 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, सिक्योरिटी पर्सनल। तो एक कारी हनीफ डार हैं, सोशल मीडिया पे वो बड़े एक्टिव हैं, और अबू धाबी में इमाम मस्जिद हैं और खतीब भी हैं। वो भी बहुत इस तरह की पोस्ट लगा रहे हैं। उन्होंने 3-4 दिन पहले पोस्ट लगाई कि इनके जो लीडर हैं शौकत नवाज मीर, वो भारत फरार हो गए हैं, ही हैज एस्केप टू इंडिया। और आज भी उनकी कोई ऐसी कश्मीरियों के खिलाफ पोस्ट थी कि जी ये तो टमाटर भी नहीं उगा सकते अपनी ज़रूरियात का। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह से उनको ह्यूमिलिएट करने का, उनको इस तरह से बेलिटल करने का क्या मकसद है। इंडिया में कैसे देखा जा रहा है इन डेवलपमेंट को, और आप जाती तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बोला कि जनाब भारत फरार हो गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, तो भारत फरारी का तो कोई प्रूफ नहीं है ना। अब एक आदमी है जो कि जिसको आपने दुश्मन मान लिया है और उसको गोली मार दी आपने। गोली मारने के बाद उसे कहीं पे फेंक दिया, कहीं जला दिया, कहीं नदी में फेंक दिया। बॉडी 5-10 दिन बाद खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अब आप बोलिए वो तो भारत फरार हो गए। कहाँ है वो टीएलपी वाला, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला? गायब है ना। उसी समय खबर आई थी कि गोली मार दी उसको, मर गया वो। आज तक नहीं पता कहाँ है। हालांकि उसका मरना अच्छा था, मैं ये नहीं बोलता आपके प्रोग्राम में, बट द फैक्ट इज के पाकिस्तान के लिए अच्छा था। हर तीसरे दिन दंगे नहीं हो रहे, हर तीसरे दिन वो गला नहीं काटा जा रहा सड़कों। द फैक्ट इज कि वो है कहाँ साहब, वो गायब है, क्योंकि उसे गोली मार के कहीं फेंक दिया गया है और वो मूवमेंट भी खत्म। इसके साथ भी यही हुआ क्या? बोल दिया भारत फरार हो गया। बड़े आराम से बोल देते हैं ना, बहुत आराम से बोला जाता है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अगर मेजर साहब बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं और पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिक्स वालों को ही तय करने चाहिए, पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस में हिम्मत कहाँ है? ये पॉलिटिशियंस की हैसियत क्या है? जितनी डीलिंग हो रही है ईरान वाले वॉर में, खैर अभी ईरान का एक स्टेटमेंट आया कि हमारा फाइनल हो चुका, वॉर इज ओवर। जितनी डीलिंग हो चुकी है या करी जा रही है पिछले 2 महीने से, क्या पॉलिटिशियंस कर रहे थे? आर्मी कर रही थी। बाहर के डिप्लोमेटिक इश्यूज जिनको डिप्लोमेट्स को सॉल्व करना चाहिए, अंदर इश्यूज कौन सॉल्व कर रहे हैं? अब आप बोलेंगे ये तो शहबाज शरीफ का डिसीजन था। शहबाज शरीफ की डिसीजन है, सारे के सारे डिसीजन आर्मी ले रही है। अगर पॉलिटिशियंस ले रहे होते तो ये मामला इतना बिगड़ता ही नहीं, क्योंकि आर्मी को ये समझ में आता है कि हम डील कैसे करेंगे। आर्मी को समझाया जाता है, आर्मी की स्टार्टिंग से ट्रेनिंग होती है कि हमें डील कैसे करना है। हमारे पास एक बंदूक है, सामने वाला ज्यादा बोलेगा मार साले। यही हुआ है यहाँ पे, नथिंग एल्स। इन्होंने बहुत बढ़िया चीजें बोली कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इलाकाई सीरियस नोयत है। ये आपको आज पता चला? अगर आपको पहले से पता था तो उसको डील वैसे करते आप। नहीं किया आपने उस हिसाब से डील। वहां पे इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया
हर शहर में दंगे हो रहे हैं, हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गोली सबसे पहले किसने चलाई? प्रोटेस्टर्स ने। आर्मी टैकल करेगी प्रोटेस्ट को तो ऐसा ही होगा ना। पुलिस टैकल करती है जब प्रोटेस्ट को, तो पुलिस को पता होता है कि इसमें मेरा भाई खड़ा है, इसमें मेरे चाचा का बेटा खड़ा है, इसमें फूफी का बेटा खड़ा है, नहीं गोली चलानी। आर्मी तो कहीं और से आई है, किसी और शहर से आई है, किसी और प्रोविंस से आई है, उसको क्या फर्क पड़ता है, मार दे गोली। यही हुआ है यहाँ पे, नथिंग एल्स। ये बात पता होनी चाहिए थी दैट लोकल प्रोटेस्ट कैन नॉट बी डेल्ट विद आर्मी। लोकल प्रोटेस्ट क्या टेररिज्म को भी सिर्फ आर्मी नहीं डील कर सकती, टेररिज्म को कभी नहीं डील कर सकती। पाकिस्तान वही गलती कर रहा है जो इंडिया ने 80s में की। टेररिज्म को हमेशा लोकल पुलिस डील कर सकती है, आर्मी नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान जो गलतियां कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं है। और पाकिस्तान, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिशियंस लेते हैं। पाकिस्तान में सारे डिसीजन आर्मी के लोग ले रहे हैं। इसलिए वो ये सोचते हैं कि अच्छा पुलिस हमारे सामने काम करेगी, क्यों, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। इसलिए आप टेररिज्म को डील नहीं कर पा रहे, ना BLA से डील कर पा रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा में। पुलिस को पता ही नहीं है कि हम एक गांव में घुसे हैं, कौन सा आदमी टेररिस्ट है, कौन सा नहीं है। लोकल पुलिस को सब कुछ पता है, लोकल पुलिस के LIU को सब कुछ पता है। ये गलती हमसे भी हुई थी 80s में, और तब हमने सबक लिया कि नहीं, टेररिज्म से आर्मी डील नहीं करेगी। और नहीं किया उसके बाद से, ना आर्मी ने डील किया, ना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, तो किसी सेंट्रल फोर्स ने। लोकल पुलिस डील करती है। पंजाब में टेररिज्म इज ओवर, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म इज ओवर, आखिरी सांसें गिन रहा है। और जितने भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी होते हैं, लोकल कश्मीरीज नहीं है। लुक एट इट हाउ वी आर टैकलिंग, लुक एट इट हाउ यू आर टैकलिंग। ये बात आपको इंडिया से सीख लेनी चाहिए थी ना। नहीं, आप इंडिया से नहीं सीखेंगे। टेररिज्म को कभी भी आर्मी वाला नहीं टैकल कर सकता, आर्मी नहीं टैकल कर सकती। इसको प्रोटेस्ट को कभी आर्मी टैकल नहीं कर सकती, क्योंकि आर्मी का कोई बलूच रेजिमेंट है। खैर बस आप क्या रेजिमेंट्स का नाम नहीं रहेगा, सारे पंजाबी बैठे हैं बलूच रेजिमेंट में भी, लेकिन कोई पंजाबी है जो सियालकोट का है, उसको क्या मतलब कि मीरपुर में कितने लोग मर रहे हैं, वो चलाएगा गोली। वही हो रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। आगे बात करते हैं। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, साहब ने बोला, मेजर साहब कानून को हाथ में लिया किसने? वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं पुरअमन प्रोटेस्ट है, उनके प्रोटेस्ट पे गोली कौन चलाता दिख रहा है? क्या उन्होंने गोलियां चलाई थी पहले? और चलाई थी तो बड़ी अच्छी बात है, आपको पकड़ना चाहिए था। उनके पर वो गोली चलाने आए थे क्या? वी हैव सीन वीडियोस, एक आदमी भाग रहा है, पीछे से गोली मारी जा रही है, निहत्ता है, उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, उसको गोली मारी, गिर गया, फिर उठ के भागने की कोशिश की, फिर गोली मारी, वहीं गिर के मर गया। वीडियोस अवेलेबल है। ये वीडियोस देखे नहीं क्या आर्मी ने? अपने ही लोगों पे गोली चलाई जा रही है। ये वही हो रहा है जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान बोलता आ रहा है कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में होता है। वो वहां आ रहा है, वीडियोस वहां के आ रहे हैं पाकिस्तानी साइड के। रियलिटी किस मुंह से गोली चला रही है पाकिस्तान के या पाकिस्तान की आर्मी? वो तो बोलते हैं कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म होता है, बड़ी तशद्दुद होती है, पैलेट गन चला। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर राइट नाउ। एवरीथिंग। जो फेक प्रोपेगेंडा पिछले 40 साल से मैं देख रहा था इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के लिए, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस समय। क्यों हो रहे हैं? कि ये कश्मीरियों को मार रहे हैं। रियलिटी आप इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में आज आके पूछिए, मेजर साहब आप आ जाइए, वीजा मैं दिलवाता हूँ, आके पूछिए और लोगों से पूछिए। लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हमें बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी होती थी, और आज की डेट में ये अपने साइड ऑफ कश्मीर में क्या सीधे सीधे गोली मार रहे हैं लोगों को। क्या हालत कर रखी है। इससे तो अच्छे हम यहाँ हैं, कम से कम हमारे पास डेवलपमेंट तो है, कम से कम हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास फैसिलिटीज है, हम आराम से घूम रहे हैं। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। इस्लाम की गोंद, इस्लाम का जो ग्लू था वो खत्म हो चुका। इन प्रोटेस्ट ने ये हालत कर दी। रियलिटी दिख रही है, अब आप उसे AI जनरेटेड वीडियो बोलते हैं, फेक वीडियो बोलते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। रियलिटी इज कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में जो सॉफ्ट कॉर्नर होता था पाकिस्तान के लिए, इन प्रोटेस्ट से बिल्कुल खत्म हो गया। इससे पहले इंडियन मुस्लिम्स में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था, अच्छा 30-40 साल पहले या 50 साल पहले, जो आप लोगों ने मुजाहिर जो थे उनके साथ जो किया सिंध में, उसके बाद वो सॉफ्ट कॉर्नर इंडियन मुस्लिम के पास से खत्म हो चुका। अब कश्मीरी के पास से भी है। देयर इज नो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान विद इन द इंडियन मुस्लिम।
रियलिटी। सबके सब यहाँ पे आज से जब जब सिंध में मुजाहिर के खिलाफ जो हुआ था, वो बहुत बहुत एट्रोसिटीज हुई थी उनपे, तो उसके बाद ही इंडियन मुस्लिम ने बोलना शुरू कर दिया था कि अच्छा वो यार हम नहीं गए वहां पे, कम से कम हम बचे तो हुए। आज कश्मीरी ये बोल रहे हैं यार अच्छा वो उस साइड नहीं थे, वरना ये होता हमारे साथ। अब हरीडली किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को किया जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या, और पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत क्या है? मतलब आर्मी, जब एक आईएसआई के पास एक पॉलिटिकल विंग होगा, इट इज जस्ट लाइक कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है और उसमें आप एक विंग बनाते हो कि कितना पैसा हम दान कर सकते हैं, कितना पैसा हम लोगों में बांट सकते हैं, ये विंग्स बनते हैं पॉलिटिकल आईएसआई में। मतलब क्या पॉलिटिकल्स को कर रहे हैं यहाँ क्या पॉलिटिकल पार्टी में मिलिट्री विंग है? तो आईएसआई में या आर्मी में पॉलिटिकल विंग क्यों? दूसरी चीज, हरीडली किया गया। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट इज देयर, गवर्नमेंट किसके लिए होती है? लोगों के लिए। आपके लोग हैं, एटलीस्ट इंडिया ने बोला ना कि ये हमारा एरिया है जिसमें ये गोली चला रहे हो, ये हमारे लोग हैं जिनको मारे जा रहे हैं, दे आर किलिंग इंडियंस। अब ये सोचने की बात है कि हरीडली किया, ये कैसे भी किया, काम आपका। आपको पता होना चाहिए था अपने आदमियों के साथ कैसे डील करना है। हम तो नहीं बताएंगे, इंडिया वोंट टेल यू। आप तो बड़े समझदार हैं ना, और आपको तो लगता है कि हम तो आमिरुल मोमिनीन हैं और हम कलमे के नाम पे बने। वो कलमा नहीं, वो हिंदू है। ये जितने लोग सारे हिंदू हैं जिनको मार रहे हो आप। ये भाई, आप इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए एक सेफ स्टेट बना था, नो डाउट। तो ये पाकिस्तान और कश्मीर के हिंदू हैं क्या, या बलूचिस्तान के हिंदू हैं, खैबर पख्तूनख्वा कौन सा हिंदू है जिसको मारा जा रहा है? ये सारे तो मुसलमान हैं। तो सेफ स्टेट है क्या पाकिस्तान? आपने बोला अभी वो जिन्ना साहब को कुछ बोल रहे थे, जिन्ना साहब के लिए, जिन्ना साहब की बात आप मान रहे? कौन सी जिन्ना साहब की बात मान ली? जिन्ना साहब को इंडिया में भी इसे बोलते हैं टॉलरेंस, इसे बोलते हैं टॉलरेंट सोसाइटी, इसे बोलते हैं टॉलरेंट कंट्री। इंडिया में भी गांधी को 50 लोग हम खुद बोलते हैं, हमारे कंट्री में कितने सारे लोग बोलते हैं। कोई बंदूकें नहीं लहराई जाती, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसे ही बोलते हैं। आप ऑनलाइन में बंदूक लहराना शुरू हो गए, सामने होता तो कोई गोली मार देते पता नहीं किसको। ऐसे थोड़ी होता है ये कहानी। भाई डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में सबको राइट है। आम आदमी पार्टी की जिक्र किया कि जैसे आम आदमी पार्टी में लोग आ गए थे वैसे ही यहाँ आ गए, लोगों का सपोर्ट है। आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में गोली चली थी, एक नहीं चली, आप क्या कैसे चल गई? ये ठीक है। अब जब किसान का प्रोटेस्ट हो रहा था तब तो आपकी लैंग्वेज अलग थी कि देख लो क्या हो रहा है और ये हो रहा है, तशद्दुद हो रही है। वही लैंग्वेज बोलिए ना। आपके यहाँ भी तो सेम चीज हो रही है। हमारे यहाँ किसान का प्रोटेस्ट हुआ था, आपके यहाँ पीओ का प्रोटेस्ट हो रहा है। किसान के प्रोटेस्ट में नहीं हुआ था? हुआ था, मार के लोग आदमियों को लटका दिया गया था, किसानों ने लटकाया था। क्या हमने गोली चला दी सब पे? नहीं। आ गए थे यहाँ पे आईटीओ पे, ट्रैक्टर घुमा रहे थे। आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिस जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट से 3 किलोमीटर दूर, मैं खुद उस इलाके में रह चुका हूँ। वो जनपद पहुंच रहे थे। सारा अनरूलीनेस हमारे किसानों ने भी दिखाया था। लाल किले पे चढ़ गए, झंडा फेंक दिया, क्या नहीं किया? हमारे यहाँ गोली चली क्या? नहीं चली। पाकिस्तान में कैसे चल जाती? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि दीज ब्लडी सिविलियंस, इनकी औकात के हमारे सामने बोल जाएंगे मारो गोली। दिस इज द थिंकिंग। और ये थिंकिंग मैं नहीं बोल रहा ये मेजर नदीम की बंदूक लहराने से पता भी चलता है। जब वो एक टीवी डिबेट को नहीं टॉलरेट किया, इन्होंने बंदूक निकाल ली, तो वहां पे आर्मी जब सामने कोई आदमी अनरूलीनेस दिखा रहा है तो पाकिस्तानी आर्मी क्या करती होगी? सच्चाई है। टॉलरेंट या टॉलरेशन किसी है ही नहीं। इन्होंने ये भी बोला कि गन लहराई, और ये भी बोला कि जिन्ना के खिलाफ बोल रहा था। काश ये बंदूकें 71 में चलाई होती साहब, फौज का नजारा अलग होता। ये टीवी डिबेट्स पे चला के लहरा के कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कैमरे पे गन मार दीजिए या अमजद मिर्जा को सामने खड़े होके गोली मार दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी की ड्यूटी होती है बॉर्डर पे गोली चलाना।
शहरों में गलियों में गोली नहीं चलाती है। Nobody in the world does. If you're doing it, fine. आपकी मर्जी, आप कीजिए। कौन आपको मना कर रहा है? मैंने मना किया तो बता देना, लेकिन आप उसका खामियाजा भुगतेंगे। ये सड़कों पे जो गोली चलाने का खामियाजा आपने 71 में भुगता था और आज भी भुगतेंगे। ये बातें अब हो रही हैं कि ये हो क्या रहा? क्या हम दोबारा तोड़वाना चाहते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप टैकल नहीं कर सकते। आप तो चीखते थे कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये होता है, वो मकबूजा कश्मीर और तशद्दुद और ये और पैलेट गन, वो सारी चीजें वही तो हो रही हैं। तो आप कश्मीर को कैसे टैकल कर रहे हैं, आपको भी तो पता है। तो ये चीजें मुझे तो समझ में नहीं आती व्हाट यू डूइंग। द फैक्ट इज कि इतने सीरियस इशू को टैकल करने के तरीके पता होने चाहिए था। द फैक्ट इज दिस। अच्छा रोहित जी, आपने कहा कि आर्मी को जो है टेररिज्म को टैकल नहीं करना चाहिए, तो इंडिया भी तो करता रहा है ना ये कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में, तो अब क्या रुक गया है ये सिलसिला? बताते हैं। आर्मी स्टेशन की जाती है हर जगह, आर्मी स्टेशन। आर्मी एक्चुअल में जब सामने टेररिस्ट हो तो टेररिस्ट एनकाउंटर के लिए पहुंचेगी, वो हो सकता है। आर्मी की स्पेशल फोर्सेस पहुंचती है, वो होता है। जहां पे भी एक टेररिस्ट घुस गए हैं कुछ और टेररिस्ट वहां पे एनकाउंटर कर रहे हैं, वो एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन जब भी टेररिस्ट आके कहीं ठहरा है, टेररिस्ट आके कहीं रह रहा है, टेररिस्ट की मूवमेंट है, उसको लोकल पुलिस डील करती है। कोई नहीं डील कर सकता, क्योंकि लोकल पुलिस के पास LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है। LIU बताएगी कि ये 5 आदमियों में से कौन सा आदमी है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। आर्मी का LIU से कोई कांटेक्ट नहीं, आर्मी का लोकल पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं। आप एक गांव में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1000 में से किसको पिन पॉइंट करना है वो LIU बताएगी ना। आर्मी को पता ही नहीं है, तो हाउ कैन द आर्मी डील विद इट? आर्मी सिर्फ वहीं डील कर सकती है जहां कंफर्म रिपोर्ट है कि टेररिस्ट अंदर घुस गया है, टेररिस्ट यहाँ पे होल्ड अप है या टेररिस्ट यहाँ से गोलियां चला रहा है। आर्मी वहीं डील कर सकती है और कहीं नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड बैकअप पे काम नहीं कर सकती, ना इंडिया में कर रही है। अच्छा मेजर साहब, आप एग्री करते हैं रोहित शर्मा की इस बात से कि हम जो है वी टेंड टू यूज एक्सेसिव फोर्स, टू यूज अ स्लेज हैमर टू किल अ फ्लाई, कि मक्खी को मारने के लिए हम हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं। लाल मस्जिद की मिसाल बेशुमार लोगों ने दी कि अगर वहाँ पे आप पारा के SHO को इजाज़त दी जाती तो वो उसको बहुत खूबी हैंडल कर लेता, लेकिन हमने उसमें मिलिट्री को इन्वॉल्व किया और वहाँ पे काफ़ी जानों का ज़िया हुआ। और ये जनरल मुशर्रफ की अप्रोच थी, एरोगेंस थी उनमें कि वो पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व करने का उनमें कैपेसिटी नहीं थी शायद। और मुझे खुद सर जमाली साहब से मैंने खुद सुना ये, प्राइम मिनिस्टर जमाली से, कि जब अकबर बुख्ती साहब का इशू पैदा हो रहा था तो मैं गया, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास और मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आप 1 मिनट की फ़ोन कॉल कर दें अकबर बुख्ती को, तो आई अश्योर यू दैट ही वुड बी इन इस्लामाबाद टुमारो एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। उस पर जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उसको कहो कि वो मुझे फ़ोन करे। तो उस पर जमाली ने, उनका अपना ताल्लुक भी बलोचिस्तान से था, उन्होंने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। जनरल साहब ने इनकार कर दिया एक फ़ोन कॉल करने से। अब हमें गिला है कि जी हमारे खिलाफ कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी हुई है बलोचिस्तान में, उसमें ये मुल्क भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है, और हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने कहाँ गलती की। इससे पहले भी बलोचिस्तान में इसी तरह की गलतियां हम करते रहे हैं। अयूब खान के दौर में आपको पता होगा, नौरोज खान, उन्होंने बगावत की थी, उनको कुरान का वास्ता दे के पहाड़ से उतारा गया कि आप आ जाओ, आपके साथ हम सुलह करना चाहते हैं, आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर उनके भतीजों को, उनके बेटों को फांसी दे दी गई। तो इस तरह का जो हमारा रिकॉर्ड है, इससे कैसे हम बाहर निकलेंगे सर? देखिए, जिस तरह से आपने कुछ बातें की, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल मैटर्स शुड बी डेल्ट पॉलिटिकली, उनको पॉलिटिकल विल से ही ख़त्म किया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात की आपने कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, और ख़ासतौर पे जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह के मामलात के अंदर और टैक्टफुलनेस, डिप्लोमेसी, मैं समझता हूँ
ये और टॉलरेंस, जैसे शर्मा साहब ने भी कहा, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के मैटर्स को डील करने में। तो थोड़ी सी ये जो चंद मसाले हैं अगर ये डाल दिए जाते हैं तो बहुत से बड़े जो मामलात हैं उनको हल किया जा सकता है। और रोहित साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह इन्होंने डील किया, बिल्कुल पाकिस्तान में भी देखिए इसी तरह से डील कर रहे हैं। लोकल पुलिस ही डील करती है, लेवीज डील करती है, एफसी डील करती है, बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। लेकिन जहां हमें पता चलता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि फला जगह के ऊपर असेंबल हैं, हाइड आउट्स हैं इनके, कहीं कंसंट्रेट हो रहे हैं फॉर प्लानिंग और फॉर पर्पस ऑफ सम ऑपरेशन किसी जगह करना चाहते हैं, तो फिर आर्मी उसको जाके काउंटर करती है, न्यूट्रलाइज करती है, परसुएट करती है। तो ये तो चीज़ें हमारे यहाँ भी इसी तरह से, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल बिल्कुल कुछ हद तक तो मैं मानूंगा कि हमें इन सारी चीज़ों में जैसे एरोगेंस है उसको हमेशा के लिए हटाना होगा, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल मामलात के लिए। और पॉलिटिकल मामलात के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं, और आपने जैसे कहा कि बिल्कुल बहुत सारे ऐसे साने हुए पाकिस्तान में, तो उनसे लेसन लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं खैर 71 की बात तो नहीं करूँगा, उसमें भी शायद पॉलिटिकल से मामला हल हो जाता आखिरी लम्हों पर, लेकिन बहुत हद तक वो मिलिटरी भी ख़राब हो चुका था। इंडिया उसको बहुत हद तक स्पॉइल कर चुका था, बहुत बड़ी सरहद थी। और जब मैं वो नक्शा देखता हूँ तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि फौज में भी था तो, कि इतनी बड़ी सरहद लगती थी इंडिया की और इतना आइसोलेट वो एक जगह थी, तो इंडिया की इतने अरसे हिम्मत नहीं हुई कभी उस पर चढ़ाई करने की। मैं हैरान होता हूँ कि हैड देयर बीन पाकिस्तान, तो हम तो कब का इसको खा पी चुके होते कि 4000 की इतनी बड़ी बॉर्डर लगी हुई है, तो हम तो कब के इस पर चढ़ाई कर चुके। एनीवे, तो ये एक आप कह लें कि हमारा माइंडसेट भी है हुक्मरानी वाला, और इसमें ये चीज़ें हैं शायद हमारे अंदर। हाँ, इनको हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा, मेच्योरिटी लानी होगी, और पॉलिटिकल मैटर्स मैं फिर कहूँगा कि बिल्कुल वो हमें पॉलिटिकली डील करने होंगे। ये जो मामला हो रहा है इसमें भी तो रोहित शर्मा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर ये होगा तो वाकई ही कि ये जो सेंसिटिविटी है और ये सारी चीज़ें हैं और इन लोगों की जो हिमायत है, क्योंकि अभी देखिए ना इस एरिया का फेट येट टू बी डिसाइडेड। हम अभी से ही अगर उसको स्पाइल कर देंगे छोटी सी चीज़ों पर, जबकि इसमें बहुत सारे मिडल वेज निकल सकते थे, रास्ते निकल सकते थे, मीडिएशंस हो सकती थी। और लेकिन किसी ने इसमें, मैं समझता हूँ कि ख़ासतौर पर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इल्ज़ाम दूंगा, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, जहाँ तक ताल्लुक़ है आउटसाइडर फोर्सेस का, यानी पुलिस या पंजाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एजेके गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली डील कर रही है। हाँ, एजेके गवर्नमेंट का वहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये उनका फेलियर है कि वो उसको डील नहीं कर सके। हाँ, उस पर अगर कोई ऐसी बात है तो दे शुड कम आउट। बिल्कुल वफाकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई, 4 मिनिस्टर बैठे और वो एग्रीमेंट हुआ जो 2025 में, जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे, ठीक है, और इस तरह के इवन कायरा साहब और सनाउल्लाह साहब, मतलब काफ़ी लोग, अमीर मकाम साहब, आप जो नाम ले रहा हूँ, ये हर किसी न किसी स्टेज पर ये लोग सब इन्वॉल्व हैं। और बिल्कुल यहाँ पे एक और मसला भी है कि बिल्कुल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए था, इसको लोकली डील करने देना चाहिए था। और इस्टेब्लिशमेंट का मसला जहाँ तक आया, तो अगर कोई देखिए हमारी चेक पोस्टों पे हमला करेगा, हमारे CMHA के अंदर हमारे यूनिफॉर्म पर्सन वहाँ पे हैं, वहाँ सिविल के लिए भी है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पेटी भाई बंदे हैं। हम अपने पेटी भाई बंदों को कहीं नहीं छोड़ते। एक चीज़ याद कर ले, ये इस मीडिया से नोट कर ली जाए कि ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह, बट अगर हमारे पेटी भाई बंदों के ऊपर इस तरह से आप जो है वो जो आपकी डिफेंड कर रहे हैं, जो डिफेंडर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, जो साल साल अपनी फैमिली से नहीं मिले होते, जो आपके निगहबान हैं, मुहाफिज हैं, आप उनको बिला वजह इनोसेंट, उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो सिटी में नहीं है, वो तो शहर में अगर डॉक्टर्स है, वो आर्मी यूनिफॉर्म में अगर ड्यूटी दे रहे हैं, आप उसे टारगेट कर रहे हैं, आप नर्सों को टारगेट कर रहे हैं, मेल नर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, फौजियों को टारगेट कर रहे हैं। तमाम मीडिया के ऊपर जितनी क्लिप चली, जो अभी रोहित शर्मा साहब ने भी उनमें से एक की मिसाल दी, कहीं पर भी मुझे एक भी फौजी, मैंने उनसे यही कहा हर मीडिया पर, मुझे एक क्लिप दिखा दें जिसमें कोई फौजी खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहना या कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में हो, ठीक है, कि खाकी पैंट है और ऊपर कैमोफ्लाज कोट है, या नीचे भी चलो खाकी कैमोफ्लाज, ऊपर भी कैमो। ये 3 यूनिफॉर्म है हमारी, फील्ड की और सर्मोनियल और आप दफ्तर की।
इसके अलावा रेंजर्स की अगर आप दिखाना चाहें तो रेंजर्स की फिरोजी शर्ट है, फिरोजी खाकी ग्रे सी ट्राउजर है। आप मुझे दिखाएं तो सही, सारी जगह पुलिस है। जो फायर करते हुए आपके मीडिया पे दिखा रहे हैं वो बैग पहना हुआ है, इसके पीछे देखिए ब्लैक शर्ट पुलिस की, खाकी ट्राउजर ब्लैक शर्ट पुलिस की है। ये यूनिफॉर्म किसी भी आर्मी के किसी भी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी भी, चाहे पैरामिलिट्री नाम ले लें, चाहे रेंजर्स ले लें, चाहे एफसी ले लें, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ पुलिस है, और वो भी एजेके की पुलिस है। ठीक है, तो ये एजेके की गवर्नमेंट डील जरूर कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इस पर दोनों साइडों का पॉइंट वैलिड है। जब दोनों साइडों का पॉइंट वैलिड होता है तो बैठकर मीडिएशन या मिडल वे निकल आती है। तो ये निगोशिएट अगर अभी भी कर लें, और इस तरह से मैं समझता हूँ कि आयरन हैंड इसको डील नहीं करना चाहिए था और ना अब होना चाहिए, बल्कि अभी भी मौका है। लेकिन दोनों साइड के अपने जेन्युइन पॉइंट्स हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है इधर एजेके की, उनके भी पॉइंट्स बिल्कुल जेन्युइन है कि यार आप बताइए कि इनको क्या नहीं दे दिया। जो इन्होंने पॉइंट्स रखे, आप देखिए 2023 में इस्टेब्लिश हुई, इन्होंने इसको एक ग्रुप बनाया 2023, वहाँ पर जो झगड़े शुरू हुए 2022 से, 2023 में इन्होंने 4 पॉइंट रखे थे। वो 4 पॉइंट बाद में इन्होंने कहा जी अब 8 पॉइंट हो गए। हर 2-3 महीने बाद ये वहाँ पे अपराइजिंग क्रिएट कर देते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर, तो गवर्नमेंट भी तंग आ जाती है। 8 पॉइंट हो गए, फिर इन्होंने 20 पॉइंट किए, फिर पता नहीं 32 किए, और फिर अभी जाके 38 पॉइंट पे ये पहुँच गए। तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। अब इसके अंदर भी सारे मुतालबात मान लिया। आप बताइए कि जनाब 3 रुपये पर किलोवाट आवर बिजली इनको हम दे रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम 6 रुपीज़ पर किलोवाट आवर बिजली दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, आप देखिए इतने की तो आजकल कोई साला हर धनिया का गड्डी नहीं मिलती जो 6 रुपये पर किलोवाट आवर। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जी हमें सब्सिडीज दे फूड आइटम्स के ऊपर, अनाज, गंदम, दालें, चीनी, इस पे सब पे सब्सिडी दे दी। आप देखिए आधी कीमत पर तमाम इनको चीज़ें मिल रही हैं। 2000 रुपये पर मन, यानी पर 40 kg इनको आप आटा हम दे रहे हैं, पंजाब से आ रहा है। फिर 3 अरब 20 करोड़ रुपए का 3.2 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। आप बताइए 300 अरब रुपए का बजट है। ये 300 अरब रुपए का बजट यहाँ से जनरेट होता है। यहाँ की तो आबादी है मुश्किल से 25 लाख की आबादी है। तो वो क्लेम करते हैं कि जी 33 लाख है या 30 लाख है, और 25 लाख भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ से लोग तो रहते ही नहीं है। मीरपुर तो पूरा खाली है, बाकी को शहर वाले भी, कोई सियालकोट तो लाहौर तो इस्लामाबाद आते हैं। उनको 320 अरब रुपए मिलते हैं। ठीक है, आपको पता है मिस अप्रोप्रिएशन होती होगी, आई डू एग्री, ये तो पूरे पाकिस्तान में होती है। इसलिए मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ही लोग मायूस हैं इस सिस्टम से। मैंने पहले ही शुरू में ही अपने पहले प्रीमाइज में ये बात की कि ये चीज़ें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, और यही मैंने मिसाल दी कि इंडिया में भी थी, तो वहाँ आपको इस तरह से एक पार्टी खड़ी होगी। मैंने ये बात नहीं की कि उन्होंने तशद्दुद किया, नहीं किया। मैंने सिर्फ बात की कि जहाँ भी सोशियो इकोनॉमिक डिसबैलेंस, डिस्पैरिटी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो दोनों में वहाँ पर फिर आपस में इस तरह के इख्तलाफात पैदा होते हैं। ये पार्टी ने जो काम किए वो इतने अच्छे थे कि वहाँ की आवाम का एक एक बच्चा इनके साथ होता। और मैं समझता हूँ अगर यही पार्टियाँ इस तरह की पूरे पाकिस्तान में हो तो शायद पाकिस्तान का भी नक्शा चेंज हो जाए। एक्सेप्ट जो क्रिटिकल डिमांड्स कर रहे हैं वो गलत है, वो डिमांड्स नहीं करनी चाहिए उनको, और वो डिमांड्स खतरनाक हैं क्योंकि हमारा स्टैंड उसके ऊपर बेस किया हुआ है यूनाइटेड नेशन में, ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। अच्छा मेजर साहब, बात यही है ना कि अगर आपके सारे ये दलाइल सही हैं, गवर्नमेंट के पास इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, फिर तो उनके पास कोई रीजन नहीं है कि आप बैन लगाएं कि वो उनका मौकफ ना आ सके मीडिया पे। फिर तो देखिए झूठे साबित हो जाएंगे वो। दैट इज माय पॉइंट। आपके पास अगर इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, फिर तो भाई आपको पाबंदी लगाने की जरूरत ही नहीं। मीडिया को कहें भाई करो, फ्री डिबेट करो, मसला हल हो जाता। और दूसरा सर, उनके जो इस वक्त जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर, प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है और अभी तक नया प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट नहीं हुआ। तो उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई एविडेंस है कि एक्शन कमेटी जो थी टेररिज्म में मुलव्वस थी? तो उन्होंने कहा जिनके पास शवाहिद हैं उन्होंने ही पाबंदी लगाई है, उन्होंने ही बैन लगाया है। तो इसका मतलब है कि ही डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट डिसीजन। अच्छा सर ये बताइए कि ये एक डिमांड उनकी ये है कि 12 जो सीटें हैं, 12 सीटें हैं कश्मीर के जो वो हैं माइग्रेंट्स हैं, कराची में, लाहौर में, पिंडी में रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, उनके लिए रखी गई हैं। वो कहते हैं कि ये मैनिपुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कश्मीर के इलेक्शंस को, और वहां पे जिसकी गवर्नमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट,
उसी को तकरीबन वो सारी सीटें मिल जाती हैं। और उनमें पिछले जो इलेक्शन थे 2021 के, एक साहब थे जावेद भट्ट, उनको 782 वोट मिले थे और वो एमएलए बन गए थे, कश्मीर कमेटी के मेंबर बन गए थे। एक साहब थे आसिम शरीफ, उनको 1254 वोट मिले थे, 1254। तो ये जो हैं इतने कम वोटों पे वहां पे एमएलए बन जाता है और फिर उसको वो फंड्स भी दिए जाते हैं। अब देखिए ना, पिंडी में एक बंदा रह रहा है, वो तो पाकिस्तान के इलेक्शंस में भी वोट डालता है। एक पेशावर में रह रहा है, वो वहां के प्रोविंशियल इलेक्शन में भी वोट डालता है, वहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी वोट डालता है, और उसको फिर कश्मीर के इलेक्शन में भी आपने ये वोट का हक दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों को वोट का हक जो है वो नहीं होना चाहिए, ताकि कश्मीर में, जो कश्मीर में रह रहे हैं रेफ्यूजीज, वो भले वोट डालें, लेकिन जो कराची में रह रहा है, और उस पर भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि वो कितने जेन्युइन रेफ्यूजीज होते हैं, नहीं होते हैं, और कट ऑफ डेट क्या है कि वो कश्मीर से एक फैमिली अगर 200 साल पहले आ गई, लाहौर में सेटल हो गई, 300 साल पहले आ गई, क्या वो भी रेफ्यूजी काउंट होंगे? और क्या दुनिया में कहीं है इस तरह से? मतलब बहुत सारे पंडित जो हैं इंडियन कश्मीर में से, वो वहाँ से निकल के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, उनके लिए तो कोई असेंबली में सीटें नहीं है वहाँ पे। तो पाकिस्तान ने ये जो सिस्टम किया हुआ है, और ये मेरे ख्याल 1970 से है, उससे पहले नहीं था ये सारा सिस्टम। तो क्या आप समझते हैं कि इसको जो है देखना चाहिए ओपन माइंड के साथ कि भाई इनको आप ना दें अगर ये सीटें, तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन सीटों के ज़रिए से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन तो ज़रूर होती है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिस्पर्स हैं, पूरे मुल्क में फैली हुई है, आपने जिस तरह से बताया, और इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ कम सीटें भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल है कि ये इसके साथ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती है, और यही इनका पॉइंट है जाट का, कि जनाब ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के ज़रिए से पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट बना लेती हैं, कभी नवाज लीग बना लेती है, कभी पीपल्स पार्टी बना लेती है, और कभी जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है अतीक शाह की, वो इस तरह की कोई गवर्नमेंट बना लेती है। लेकिन देखिए, इसका एक और भी एंगल है, एक और डायमेंशन भी। वो डायमेंशन ये है कि महाजरीन की सीटें जो है ना, ये अभी से नहीं है। आपने जैसे कहा, तो ये 74 से तो हैं ही, ये 12 सीटें जो हुई थी, ये 74 का जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस वक्त से ये शामिल हुई 74 से। लेकिन अगर उससे पहले भी आप चले जाएँ, तो जब सरदार इब्राहिम साहब ने गवर्नमेंट बनाई पहली यहाँ पर, तो उसके अंदर भी जो वज़रा थे काफ़ी सारे, मेरे ख्याल में दो के नाम, तो दो को तो मैं जानता हूँ, एक शायद वज़ीर दिफा थे या दाखिला थे, और एक वज़ीर खुराक थे, महाजिर थे। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो अयूब खान ने भी जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, उसमें भी आधे तो जो थे, मेरे ख्याल में अगर उसमें 2400 लोगों के नाम थे, तो उसमें से 24,000 के तो 12 जो थे, हाफ ऑफ देम वाज महाजरीन। उसमें से भी आपके आधे जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग थे वो महाजरीन थे। तो महाजरीन अभी से नहीं, 74 से नहीं, बल्कि पहले से इनकी रिप्रेजेंटेशन चली आ रही थी। ये तो एक बात है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो महाजरीन है। और मैंने आपको पॉइंट बताया कि जाट का बिल्कुल पॉइंट जेन्युइन है कि इसी के ज़रिए से मैनिपुलेशन भी होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिए, इनकी जो एजे के लेजिस्लेटिव की जो एमएनएज हैं, ये टोटल मेरे ख्याल में 53 सीट्स हैं। इस 53 सीट्स में से अगर किसी गवर्नमेंट को टॉपल करना है या कुछ करना है, तो यू रिक्वायर 27 सीट्स। तो खाली 12 सीटों से तो आप नहीं किसी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते कि जी आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन चला दिया या किसी को। उसके लिए आपको 27 सीटें चाहिए होती है, तो ज़ाहिर है बाकी पार्टियाँ भी उसमें शामिल होती हैं। दूसरी बात आप देख लें कि ये जो 53 सीटें भी हैं, शकील भाई, आपने देखा होगा कि यही सारे लोग जो एमएलए जो कहलाते हैं, ये कभी जब नून लीग गवर्नमेंट आती है तो नून लीग में हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी बनाती है तो पीपल्स पार्टी में हो जाते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाती है तो उनके साथ जाते हैं। अभी जैसे सरदार अतीक साहब की तरफ भाग रहे हैं। तो देखिए, ये तो पूरी की पूरी जो असेंबली ही है, ये एक तरह से बिल्कुल आप कह लें कि कभी इधर और कभी उधर वाली है। तो इसमें दोनों का पॉइंट जेन्युइन, महाजरीन का पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है। वो भी कहते हैं कि देखिए, हम आज से नहीं पहले से थे, और खाली हमारी वजह से कोई मसला नहीं होता। जहाँ तक आपने बात की 700 सीटों की या 12 सीटों, ये जो 12 सीटें हैं महाजरीन की, इसमें 6 सीटें जम्मू वाले हैं, मैं जो वहाँ से आए हैं रेफ्यूजीज, और 6 वैली वाले हैं, ठीक है, इस्लामाबाद पिंडी के साथ। ये जो वैली से लोग आए हैं, ये लोग कम तादाद में हैं,
मेरे ख्याल में इनकी तादाद इतनी ही है जितनी शायद इस वक्त कश्मीर की आपका जेके की आबादी है, और ये 25-30 हज़ार सॉरी इनकी आबादी हज़ारों में है, यानी 25-30 हज़ार के करीब मेरे ख्याल में, ये 30,000 35,000, कोई कहता है 40,000, तो इनकी टोटल पॉपुलेशन ही ये है। तो जो वैली के अंदर अगर आप देखें, अगर आप डिवाइड करें 6 सीटों को, तो हार्डली 5,000 या 4,500 वोट फी कैंडिडेट आता है। तो बिल्कुल वैली की सीटें मैं समझता हूँ कि ये वो जो दरमियानी रास्ते की जो मैं बात कर रहा था वो ये हो सकती है कि वैली की सीटें आप ख़त्म करें, 6 सीटें कम कर दें, और 6 सीटें जो जम्मू कश्मीर की हैं उनसे आप काम चलाएं, या एक सीट जो 6 की एक सीट बना दें, क्योंकि इन सबको मिला के भी लाख नहीं बनेगा, बहुत हुआ तो 60-70 हज़ार आप क्लेम कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैं अपनी बात कर रहा था, लेकिन जैसे वो क्लेम करते हैं तो 70,000 ले जाएं आप, ठीक है। तो इस तरह से एक सीट बना के तो 7 सीटें हो सकती हैं, 12 में से 7 या 12 में से 6 ये हो सकती है, क्योंकि यही सीट मैनिपुलेट कर रही है, जो उसमें 700 बंदों से एक बंदा जो है वो उसी के मुकाबले में आ जाता है, जो जैसे मुजफ्फराबाद की आपने देखा 1.25 लाख की आबादी है जो उनके वोटर्स लिस्ट है। फिर आपकी जो इनकी जो लिस्टें हैं जो इंतखाबी, तो इनको भी मैं समझता हूँ कि रिवीजन की ज़रूरत है। इसमें भी जैसे आपने कहा कि कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, किसी का पता नहीं है 300 साल, तो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड रिवीजन। इसको भी रिफॉर्म के ज़रिए से ये जो होती है इसको भी हमें जो है वो ठीक करना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं तो मामला सेटल हो जाएंगे। वैसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कह रहे हैं ना मेजर साहब, वो कश्मीरी उसको कहते हैं 1972 का एक्ट। वो अब्दुल हफीज पीरजादा जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बना के उनको दिया था। कश्मीर की असेंबली ने उसको नहीं ड्राफ्ट किया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और उसमें ये सारी चीजें थी। और अब भी ये कहा जाता है कि जो कश्मीर की असेंबली है उसके पास उतनी पावर्स नहीं है जितनी कश्मीर कौंसिल के पास हैं। और कश्मीर कौंसिल कहाँ बेस्ड है? इस्लामाबाद में। जी रोहित जी, आप क्या कहेंगे? एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था मेजर नदीम साहब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, तो उसका स्टेटस क्या है? मतलब स्टेटस क्या है? मतलब वो पाकिस्तान का पार्ट है, नहीं है, स्टेट है, अलग कंट्री है, क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट तो स्टेट क्यों नहीं है? तो स्टेट क्यों नहीं है वो? बट डेफिनेटली उसका स्टेटस येट टू बी डिसाइडेड, ठीक है। या क्योंकि मतलब 80 साल में डिसाइड नहीं कर पाया। It is part of Pakistan now presently. Number one. Number two, they have got separate flag, separate assembly, separate government, ठीक है। यानी उनकी तमाम चीज़ें अपनी ही हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, चाहे असेंबली हो, मैं इतना लंबा आंसर नहीं चाह रहा था। मैं ये बोल रहा था कि लेट्स टॉक इन वन सेंटेंस ना, एक सेंटेंस में। इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्रोविजन है कि कोई अलग सेपरेट फ्लैग और सेपरेट सब कुछ हो? मतलब एक सेपरेट झंडा, एक सेपरेट प्रेसिडेंट, सेपरेट प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान अलाउ कर रहा है अपनी कंट्री? जी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ इल्हाक किया 47 में जुलाई क्यों मैं नहीं जा रहा। Why it is there? I am not asking. I am asking कि भाई एक एरिया जो आपके कंट्री का है, आप बोल रहे हो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो स्टेट क्यों नहीं है? अच्छा, तो आपकी पार्लियामेंट में उसके मेंबर क्यों नहीं बैठते? हाँ रोहित जी, इसमें वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73 वाला, उसमें ये इंडिकेट नहीं किया गया कि एजेके इज पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। हमारे एक फेडरल मिनिस्टर थे मियां वाली से, डॉक्टर नियाजी, उन्होंने एक दफा ऐसी बात कर दी थी असेंबली में कि एजेके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बड़ा हंगामा हुआ था, ये क्या बात आप कर रहे हैं? उसने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, उसमें लिखा नहीं है, पाकिस्तान की टेरिटरीज डिफाइंड हैं, उसमें एजेके का जिक्र नहीं है। इसी तरह से हमारे यहाँ कंफ्यूजन है गिलगित बल्तिस्तान का भी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ कहते हैं नहीं नहीं इसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके भी एमएनए जो हैं, वहां से एमएनए इलेक्ट नहीं होते, वो भी हमारी नेशनल पार्लियामेंट में नहीं मौजूद। इसी तरह से एजेके जो है उसके भी नुमाइंदे हमारी नेशनल पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होते, सेनेट में नहीं है, नेशनल असेंबली में नहीं है। अब आपके कंट्री में 2 प्रेसिडेंट हुए, इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मेजर नदीम बोल रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, 2 प्रेसिडेंट हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बार ये प्रेसिडेंट और एक बार ये प्रेसिडेंट, एक बार आपका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, एक बार जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट यूएन में बोलने जाएं। ये प्रिविलेजेस एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ज्यादा क्यों है? क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट तो आपके हैं। उसका स्टेटस नहीं समझ में आया मुझे। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो पाकिस्तान इज अ मेंबर, तो दूसरा प्रेसिडेंट भी तो आप ही का है, उसको भेज दीजिए। बट देखिए देयर फेट इज नॉट येट डिसाइडेड। उनका जब फिर तक 80 साल में आप डिसाइड नहीं कर पाए, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। मैं ये बोल रहा हूँ कि 80 साल में डिसाइड नहीं, लेकिन उसका इस समय वो जो बोल रहा है पिछले 80 साल, वो बेचारा है कहाँ? वो तो देखिए, वो तो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, आते हैं चले जाते हैं, वो कोई परमानेंट तो नहीं है ना कि परमानेंट कौन? फिगर हो और आप कहेंगे जी जो मैं भी कह रहा आप हूँ, प्रेसिडेंट है एजे के। एक आम कश्मीरी प्रेसिडेंट एजे के आपने एक पॉकेट पे डाल रखा है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है राठौर है। अरे कश्मीरियों के नाम होते हैं मीर, सईद, ये राठौर कौन सा है? राठौर पंजाबी है, वो पैदा रावलपिंडी में, वो अगला पंजाबी बिठा के रखोगे तो वो मानेंगे कि आपने प्राइम मिनिस्टर किसी को? नहीं ऐसा ऐसी नहीं। बात करते हो? हाँ, अच्छा छोड़िए उसे। एक मिनट, अगर वो पाकिस्तान का पार्ट आप बोलते हो नहीं है, अगर वो है तो उसका असेंबली में क्यों आदमी नहीं बैठा? उसका सेनेट में क्यों नहीं बैठा? और उसका असेंबली सेनेट, उसके पास प्राइम मिनिस्टर क्यों है, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? ये कोई स्टेटस बताएगा? इसलिए कि इसका अभी तक फेट इट इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है। हम अच्छा। यूनाइटेड नेशन को मानते हैं, यूनाइटेड नेशन में हमारा केस है कि इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दो इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बट इसका प्लेबिसाइड का एक केस है कि यहाँ प्लेबिसाइड कराया जाए, और दोनों से जो है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये जो है ये इसका इलाहा पाकिस्तान से किया जाए, क्योंकि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर डिसाइड हुआ था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो पाकिस्तान के साथ है। Just a minute, sir. Just a minute. Indian side of Kashmir is an integral part. वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ में वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे लोकसभा में बैठे हैं, हमारे राज्यसभा, आपके नहीं है।